नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। लोकसभा में गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान जिस प्रकार क्रोध का लेन देन हुआ वह हमारे लोकतंत्र को भयभीत करने वाला है। राजनीति में क्रोध आमतौर पर दो स्थितियों में पैदा होता है। एक क्रोध राज सत्ता के मद से आता है जो अपने प्रतिपक्षी को शत्रु समझता है और उसे नष्ट कर देने के लिए राजनीति के विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करता है। अगर उससे काम नहीं बनता तो आखिर में हथियार उठाता है। इसे हम राजसी कह सकते हैं और तामसी भी। क्रोध का दूसरा पक्ष अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उत्पन्न होता है। इसमें राजसी प्रवृत्ति होती है, लेकिन यह सात्विक भी हो सकता है। अन्यायी और अत्याचारी सत्ता के विरुद्ध भारत समेत पूरी दुनिया के चिंतन में प्रतिरोध का सुझाव दिया गया है। निश्चित तौर पर उस प्रतिरोध में क्रोध होता है और प्रतिपक्ष को उसे व्यक्त करने के अपने हथियार चुनने होते हैं। एक तीसरे किस्म का क्रोध होता है जो किसी गलतफहमी या न्याय अन्याय का सही विवेक न होने से पैदा होता है। पक्ष और प्रतिपक्ष द्वारा एक दूसरे को सही तरीके से न समझ पाने के कारण पैदा होता है, यानी संदेह के गंभीर वातावरण से पैदा होता है। सवाल उठता है कि भारत के गृह मंत्री को किस बात की कमी है कि वे सदन में दुर्वासा और परशुराम की तरह क्रोधित हुए। भारत की सत्ता पर वे जिस तरह से काबिज हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास भी शायद ऐसी सत्ता रही हो। यही नहीं, देश के अगर कुछ हिस्से उनकी सत्ता की छतरी से बाहर हैं तो उन्हें भी वो शीघ्र ही अपने दायरे में लाने के लिए सक्रिय हैं। नेता प्रतिपक्ष के क्रोध का एक कारण तो कांग्रेस पार्टी का 12 साल से सत्ता से बाहर होने में निहित है, लेकिन क्या उनके क्रोध का कारण सिर्फ यही है या उनके क्रोध के पीछे व्यक्तिगत या पार्टीगत कारणों से भिन्न समष्टिगत कारण भी है। जाहिर है कि वे संविधान के मूल्यों की अवहेलना को उसका प्रमुख कारण बताते हैं। क्रोध हमारे पौराणिक इतिहास में भी है और आधुनिक इतिहास में भी है, लेकिन जहां उन्हें संचालित और नियमित करने वाला विवेक है वहां सभ्यता की प्रगति होती है और जहां नहीं है वहां विनाश होता है। महाभारत में क्रोध कौरवों की ओर भी था और पांडवों की ओर से भी था, लेकिन पांडवों की ओर से क्रोध को नियंत्रित और संचालित करने वाले युधिष्ठिर और कृष्ण थे, जबकि कौरवों की ओर से क्रोध को नियंत्रित करने वाली विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसी शक्तियां निरंतर विफल होती रही। दुर्योधन कहता भी है कि क्या करूं, क्रोध ईर्ष्या जनित का अश्व मुझसे सधता ही नहीं। फिर भी विद्वानों का मत है कि समग्रता में महाभारत का रस शांत रस है। लगभग यही स्थितियां रामायण में भी हैं। वहां रावण के अहंकार जन क्रोध को शांत करने वाला कोई नहीं है। शांत करने की कोशिश में माल्यवान और मंदोदरी दरकिनार कर दिए जाते हैं और विभीषण को तो राज निकाला ही दे दिया जाता है। राम निरंतर अपने छोटे भाई लक्ष्मण के क्रोध को शांत करते रहते हैं और स्वयं विकट से विकट स्थिति में संयम और विनय को खोते नहीं हैं। इसलिए उनकी विजय होती है और उनके लौटने से पहले भी अयोध्या भरत जैसे राजा के शासन में रहता है जिसे तनिक भी राजमद नहीं है। तुलसी के रामायण में और विशेषकर राम की तरफ से इतना शांत रस है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उससे ऊब जाते हैं। वे कहते हैं कभी कभी तो अति होती है। तुलसी के रामायण में भी प्रायः सभी अच्छे पात्र बहुत ज्यादा आश्रुलोचन हैं। राम की आंखों में हमेशा आंसू छलकते रहते हैं। इसमें खतरा है, एक तरफ विडंबना का और दूसरी तरफ निर्जीवता का। यहाँ गोता लगाना ठीक नहीं होता, यहाँ तो आदमी डूबता है। डॉक्टर लोहिया अपने प्रसिद्ध भाषण निराशा के कर्तव्य में इसी डूब जाने और निर्जीव हो जाने से चिंतित हैं। इसलिए वे देश और दुनिया से सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अन्याय से लड़ने के लिए
अशांत होने का आह्वान करते हैं। गुलाम भारत में क्रांतिकारियों ने तो आजाद भारत में साम्यवादियों और समाजवादियों ने अन्याय और दुर्नीति के विरुद्ध अपने क्रोध की सशक्त अभिव्यक्ति की थी। पिछली सदी के 7वें और 8वें दशक में वह क्रोध इतना प्रबल था कि लगता था इस व्यवस्था को पलटकर नई व्यवस्था का निर्माण कर ही डालेगा, लेकिन वैसा हो न सका। सत्ता के मद में चूर राजनेताओं का क्रोध हावी हो गया, या यूं कहें कि पूंजीवाद का प्रबंधन प्रबल था। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस क्रोध का कई मोर्चों पर गहरा असर रहा है। जयप्रकाश का आंदोलन उसी क्रोध की समवेत अभिव्यक्ति थी, जिसके साथ अगर एक ओर अपनी पहचान के लिए ललायित संघ परिवार था, तो दूसरी ओर व्यवस्था बदलने और अहिंसक क्रांति के माध्यम से नई व्यवस्था लाने की कोशिश में जुटी युवा शक्ति भी सक्रिय थी। उसी के बाजू में हिंसक क्रांति की कोशिशें भी होती रही हैं। क्रोध में यह अश्व भारत के इतिहास में समय समय पर दोनों ओर से बहुत तेजी से दौड़ा है। उन्होंने कई क्रांतियां की हैं। डॉक्टर आम्बेडकर अपने रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक में इसका वर्णन करते हैं। इस तरह की बात मानवेंद्र नाथ राय भी करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में एक प्रतिक्रांति हुई थी और वहां एक योजना के तहत क्रोध के अश्व को खुला छोड़ दिया गया था, जो आज तक भारतवर्ष में अश्वमेध यज्ञ ठाने हुए है। भारत के गृह मंत्री का क्रोध उसी का विस्तार है। रक्षा मंत्री का क्रोध भी उसी का विस्तार है। दूसरी ओर डॉक्टर आम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया और वामपंथी क्रोध की भी एक परंपरा है। वहां सीता का क्रोध है, द्रौपदी का क्रोध है, राम का क्रोध है, युधिष्ठिर का क्रोध है और वहां एकलव्य और शंबुक का भी क्रोध है, लेकिन उनका अश्व बार बार पकड़कर बांध दिया जाता है। राजनीति क्रोध के इस अश्व को आधुनिक भारत में साधने का दर्शन और रणनीति महात्मा गांधी ने विकसित की थी। गांधी का सत्याग्रह असत्य और अन्याय के विरुद्ध भारतीय सभ्यता, और थोड़ा बढ़ाकर कहें तो मानव सभ्यता के क्रोध की एक सृजनात्मक और संयमित अभिव्यक्ति थी। कृष्णनाथ जैसे विद्वानों का मानना है कि सत्याग्रह में क्रोध का तत्व था, लेकिन वह बेहद अनुशासित था। महात्मा गांधी के क्रोध की खासियत यह थी कि वे दूसरे के क्रोध को भी समझते थे और उसके वास्तविक कारण को संबोधित करने की कोशिश करते थे। गांधी कोई बादशाह और शासक नहीं थे, हालांकि उनका प्रभाव और महत्व किसी बादशाह से कम नहीं था। दूसरे के क्रोध को समझने की इसी कोशिश में वे डॉक्टर आम्बेडकर की आलोचना को संबोधित करते हुए कहते थे कि हम लोगों ने उनके लोगों पर इतना अत्याचार किया है कि अगर वे हमारे मुंह पर थूक भी दें तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्रोध पर काबू पाने का गांधी का तरीका सत्ता और निजी संपत्तियों पर आधारित निजी संबंधों में बदलाव और अपने भीतर की आध्यात्मिक साधना पर आधारित था। गांधी समझते थे कि अगर गुस्सा और नफरत की आग हमारे घर में सुलगती रहेगी तो उसे हम बाहर निकलकर बुझा नहीं सकते। गांधी द मैन नाम से गांधी की एक सुंदर जीवनी लिखने वाले एकनाथ ईश्वरन कहते हैं, गांधी की अहिंसा को हम सामाजिक परिवर्तन की एक तकनीकी या राजनीतिक औजार उतना नहीं कह सकते जितना यह कह सकते हैं कि वह एक आवश्यक कला है। शायद सभ्यता की आवश्यक कला है। दूसरे शब्दों में अहिंसा एक कौशल है, वैसे जैसे पढ़ना एक कौशल है, क्षमा एक कौशल है, प्रेम एक कौशल है, क्रोध को परिवर्तन करना भी एक कौशल है। हम सब इसे सीख सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हम इसे सीखने में सक्षम नहीं हैं, बल्कि यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि हम उसे सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने भी लोकतंत्र को पारस्परिकता की एक संस्कृति कहा है,
न कि पुलिस और फौज की शक्ति से संपन्न संस्थाओं की एक व्यवस्था। लेकिन हमारी संसद में गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के आचरण ने इन विश्वासों को भयभीत कर दिया है। अगर लोकतंत्र में क्रोध के शमन की कला नहीं सीखी गई तो आने वाला समय हम भारत के लोगों के लिए कष्टकारी होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।